क्लाइमेट चेंजिंग, ग्लेशियर्स मेल्टिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, टेम्परेचर का रैपिडली ग्रो होना और हेल्थ डिसीजेज। दोस्तों ये ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में पता सबको है और आई एम श्योर कि आपने भी न्यूज़ में इसके बारे में सुना होगा और कई बार किताबों में भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी लोग इनको सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन नज़रअंदाज कर देते हैं। अब सवाल निकल कर आता है दोस्तों कि क्लाइमेट चेंज हो क्यों रहा है और टेम्परेचर रैपिडली ग्रो क्यों कर रहा है। अब ये जाने उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक एटमॉस्फेयर होता है और उसमें बहुत सारी गैसें अवेलेबल होती हैं। ये गैसें हमारी अर्थ के लिए एक फ़िल्टर का काम करती है। ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज़ को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेती है और उन्हें वही रोक देती है, और उसी कारण से हमारी पृथ्वी का तापमान एक एवरेज लिमिट में रहता है और हमारी पृथ्वी रहने लायक रहती है। अब जैसे जैसे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है दोस्तों, क्लाइमेट चेंज नाम की एक समस्या आई है। चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। अब क्लाइमेट चेंज के कई सारे कारण हैं दोस्तों, जैसे कि रिसोर्सेज का हम मिसयूज़ करते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्पीड हमारी बहुत फास्ट हो गई है, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करने लग रहे हैं, ओजोन लेयर उसके कारण घट गई है और तापमान काफ़ी ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा ग्रीन हाउस गैसेज जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, इनके उत्सर्जन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। अब आप एक रूल देख सकते हैं, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज मैंने आपको बताया तो इनके इफेक्ट भी बताने ही पड़ेंगे। ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, समुद्री जल स्तर बढ़ता जा रहा है, हमारा जो एटमॉस्फेरिक और ओशियन टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है, हमारी वेदर कंडीशंस काफ़ी क्रूशियल हो गई हैं, साथ ही साथ बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम पर हमारा काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, हमारा एग्रीकल्चर और फूड की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा घट गई है, और हेल्थ से रिलेटेड हमारी कई सारी समस्याएँ खड़ी हो गई हैं। तो दोस्तों क्लाइमेट चेंज की मेन कड़ी आकर जुड़ती है ग्लोबल वार्मिंग से। तो अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। तो आप इसको सीधे सीधे भाषा में समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है, हमारे एनवायरनमेंट का एक फिक्स्ड टेम्परेचर होता है, और उस अगर टेम्परेचर में ग्रो आ जाए, चढ़ाव आ जाए, तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन कहते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों एक इफेक्ट है जिसका कॉज है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस एक भवन की तरह होते हैं जिनके अंदर शीशे की दीवारें होती है और उसमें सन रेज अंदर आ जाती है, लेकिन बाहर की ओर नहीं जा पाती, और अंदर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और बाहर की तुलना में अंदर टेम्परेचर गर्म रहता है, तो उसे ठंडे क्षेत्रों में अपन खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब पृथ्वी किस तरीके से ग्रीन हाउस की तरह एक्ट करती है ये जानने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक एनवायरनमेंट होता है और उसमें कई सारी गैसेज होती हैं। अब ये गैसें हमारी पृथ्वी को एक कंबल की भांति लपेटे रखती है। उसी एनवायरनमेंट में दोस्तों कुछ ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जो हमारे सूर्य से आने वाली विकिरणों में जो छोटी वेवलेंथ की रेज होती है उनको तो आने देती है, लेकिन जाने वाली लॉन्ग वेवलेंथ की रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और उससे हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक गर्म आवरण बन जाता है और उससे हमारी पृथ्वी रहने लायक रहती है। ये दोस्तों एक नेचुरल इफेक्ट है और उसी कारण से हमारी पृथ्वी अभी तक जिंदा है। जिस प्रकार इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है उससे हमारे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेज की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और उससे रैपिडली इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और रिजल्ट के रूप में ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज कर गया। कब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रीन हाउस गैसेज आखिर ये होती क्या है। ग्रीन हाउस गैसेज उसके बारे में चर्चा करते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज में 3-4 गैसें आती है, उनमें सबसे पहले आती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इस इफेक्ट में अपना 60% रोल प्ले करती है। दूसरे नंबर पर मीथेन आती है दोस्तों, जो कि इस इफेक्ट में 20% रोल प्ले करती है। द थर्ड इज नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि इस इफेक्ट में अपना 6% योगदान देती है। और कुछ फ्लोरिनेटेड गैसें आती है जो 14% योगदान अपने इस इफेक्ट में देती है, जिनमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैसें आती है। एक नया शब्द और आता है दोस्तों, जलवायु दबाव यानी कि क्लाइमेट प्रेशर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो क्लाइमेट चेंज को इफ़ेक्ट करता है। इसके बारे में हम डिटेल से किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अब बात आती है कि स्पेशली कृषि पर, एग्रीकल्चर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके कई सारे एस्पेक्ट हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्शन। आईपीसीसी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल फार्मिंग पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है क्लाइमेट चेंज का, और इन फ्यूचर क्लाइमेट चेंज के कारण औसत तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके कारण उत्पादकता में काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी, और इसी बढ़ती गर्मी के कारण पशुओं की उत्पादन क्षमता काफ़ी ज़्यादा घट जाएगी, जैसे कि दुग्ध उत्पादन में कमी आने वाली।
द सेकंड पॉइंट इज समुद्री जल स्तर बढ़ने से हमारी उर्वर भूमि कम होने लगेगी। द थर्ड पॉइंट इज जो फसलें बारिश पर निर्भर करती है, अगर बारिश गड़बड़ तरीके से आएगी तो उन फसलों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। फोर्थ पॉइंट इज अक्षांशीय प्रभाव, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो जल की उपलब्धता कम होगी और उससे फसल उत्पादन में भी कमी आएगी। द फिफ्थ पॉइंट इज ग्लेशियर्स जैसे जैसे पिघलते जा रहे हैं, नदियाँ सूखती जा रही है और उससे एशिया का बहुत बड़ा हिस्सा वाटर क्राइसिस में आ सकता है। देन सिक्स्थ इज वेदर क्रूशियल कंडीशंस, जो कि एग्रीकल्चर के लिए अनफेवरेबल है। अब सवाल निकल कर आता है दोस्तों कि एक इंडिविजुअल, एक अकेला इंसान क्या क्या कर सकता है। यहाँ पर एक्ट नाउ एक यूनाइटेड नेशंस का कैंपेन है जिसके अंदर कुछ सजेशंस दिए गए हैं जो मैं आपको बताऊंगा और आप वो कर सकते हैं और इस मिशन में आप एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे कि अपने घर पे बिजली बचाकर आप इसका अहम योगदान दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, चलिए साइकिल का इस्तेमाल करिए या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा कम होवे। तीसरा है, आप ज़्यादा वेजिटेबल खाकर इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। चौथा, अपने ट्रैवलिंग को कंसीडर करिए क्योंकि ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्टेशन जिससे ग्रीन हाउस गैसेज काफ़ी ज़्यादा रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। पांचवा है, अपने वेस्ट फूड को ख़त्म करिए, वेस्ट फूड मत डालिए क्योंकि वेस्ट फूड से मीथेन प्रोड्यूस होती है और वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है। और सिक्स्थ पॉइंट इज एक मॉडल है, रिड्यूस रीयूज रिपेयर एंड रिसाइकल। कुछ पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करिए, उनको रिपेयर करिए और चला सकते हैं आप। और अपनी बिजली का सोर्स चेंज करिए, एक इलेक्ट्रिक बिजली किस तरीके से आप इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं क्या पता वो कोयले के दहन से, फ्यूल के दहन से आ रही है। आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ग्रीन हाउस गैसेज कम रिलीज होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारी पृथ्वी किस खतरे से जाने वाली है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।